हेलो फ्रेंड्स, बीके टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम पढ़ चुके हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 3 और आज हम बात करने वाले हैं रामबाण मॉडल पेपर नंबर 4 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रीट प्री के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वाकई में आपके लिए ये मॉडल पेपर एक रामबाण औषधि का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, रीट प्री के एग्जाम तक आपको ऐसे 100 मॉडल पेपर हल करने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का मॉडल पेपर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है नेशनल करिकुलम फाउंडेशन, बी है नेशनल कमीशन फाउंडेशन, सी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और डी है नेशनल करिकुलम फंक्शन। तो दोस्तों, इसमें एनसीएफ का पूरा नाम आ जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ किसके निबंध के उद्धरण से होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है महात्मा गांधी और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का जो प्रारंभ है वह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से स्टार्ट होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एनसीएफ के निर्माण के लिए जिस समिति का निर्माण किया गया वह समिति कितने समूहों से मिलकर बनी थी। ए 50 और बी है 15, सी है 21 और डी है 32। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ के निर्माण के लिए जिस समिति का निर्माण किया गया था उस समिति में 21 सदस्य थे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ के दस्तावेज का प्रारंभ किस निबंध के उद्धरण द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सभ्यता और संस्कृति, बी है सभ्यता और प्रगति, सी है समाज और प्रगति, डी है समाज और संस्कृति। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभ्यता और प्रगति। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अक्सर जो बोला जाता है वो सभ्यता और संस्कृति बोला जाता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए मत कर देना। इसमें एनसीएफ के दस्तावेज का जो प्रारंभ है वह किस निबंध के उद्धरण द्वारा होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना सभ्यता और प्रगति। जी हाँ दोस्तों, सभ्यता और प्रगति से यहाँ पर स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बी है लर्निंग विदाउट बुक्स, सी है टीचिंग विदाउट बुक्स और डी है टीचिंग विदाउट बर्डन। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग विदाउट बर्डन, सीखना बिना बोझ के। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीएफ 2005 में मुख्य रूप से कितने सिद्धांतों पर बल दिया गया है। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 में मुख्य रूप से 5 सिद्धांत पर ही बल दिया गया है। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पर पूछे एनसीएफ 2005, तो दोस्तों यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ये याद रखने में आपको सहायता करेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है लोकसभा में 20 अगस्त 2009 को, राज्यसभा में 4 जुलाई 2009 को, बी है लोकसभा में 20 जुलाई 2009 को, राज्यसभा में 4 अगस्त 2009 को, सी है लोकसभा में 4 जुलाई 2009 को, राज्यसभा में 20 अगस्त 2009 को और डी है लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा में तो पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को, जबकि राज्यसभा में पारित किया गया था 20 जुलाई 2009 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों के निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया है।
ऑप्शन ए है 22 ब, सी बी है 21 ए और सी है 22 ए और डी है 21 ब। तो दोस्तों संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 ए। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। भारत शिक्षा के बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाले देश के रूप में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन ए है 130वां, बी है 140वां और सी है 135वां और डी है 147वां। तो दोस्तों भारत शिक्षा के बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व में 135वां स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। किस उम्र के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 6 वर्ष, बी है 5 से 14 वर्ष, सी है 6 से 15 वर्ष और डी है 6 से 14 वर्ष। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया है? ए है 25, बी 20, सी 15 और डी है 30। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। किस धारा के अनुसार शाला में बच्चों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता? जी हाँ दोस्तों, अब बच्चों को विद्यालयों में कोई टीचर शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 24, बी है धारा 14(2), सी है धारा 17 और डी है धारा 16। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धारा 17। जी हाँ दोस्तों, धारा 17 के अंतर्गत अब विद्यालय में टीचर किसी भी बच्चों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे निर्धारित किए गए हैं। ए 200 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे, बी है 200 कार्य दिवस 800 शैक्षणिक घंटे, सी है 200 कार्य दिवस 900 शैक्षणिक घंटे और डी है 190 कार्य दिवस 780 शैक्षणिक घंटे। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के प्राथमिक स्तर पर, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 तो कार्य दिवस होते हैं और टोटल 800 जो है शैक्षणिक घंटे प्राथमिक स्तर पर निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर 5 शिक्षक हेतु बच्चों का अनुपात होगा, यानी कि दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अगर 5 शिक्षक होते हैं तो वहाँ पर कितने विद्यार्थियों को एडमिशन लेना चाहिए, यानी कि कितने 5 शिक्षक कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं? ए है 150 से अधिक होने पर, बी है 121 से 200 बच्चों तक, सी है 120 से अधिक होने पर और डी है 91 से 120 बच्चों तक। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर 5 शिक्षक हेतु बच्चों का जो अनुपात रखा गया है वह है 121 से 200 बच्चों तक। दोस्तों इसमें ऑप्शन में आपको ओनली 200 भी दिखाई दे सकता है, तो इसको सही कर लेना। ऑप्शन में ओनली 200 बच्चों तक ये भी जो है ऑप्शन आ सकता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कितने किलोमीटर की पैदल दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 15 किलोमीटर, बी है 1 किलोमीटर, सी है 2 किलोमीटर और डी है 2.5 किलोमीटर। तो दोस्तों कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाला बच्चा ओनली 2 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत उसको विद्यालय प्राप्त होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चा कक्षा
5वीं तक पढ़ता है तो उसके लिए 1 किलोमीटर के अंतर्गत विद्यालय होना चाहिए। अगर बच्चा 6 से 8वीं में पढ़ता है तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उसको एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। यह परिभाषा किसने दी है? जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन के बारे में यह परिभाषा किसने दी है यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड व टाइमेन, बी है एडम्स और सी है वेस्ले वोर कार्टराइट और डी है ब्लूम। तो दोस्तों, मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है, यह परिभाषा दी है अल्फ्रेड और टाइमेन ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के किस अध्याय के अंतर्गत मूल्यांकन के पद बताए गए हैं तथा कितने पद बताए गए हैं? तो दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के अध्याय 5 तथा पद भी इसके 5 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसमें इसमें ये पूछा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के किस अध्याय के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका जो अध्याय है वो 7 है और इसमें जो पद बताए गए हैं वो भी 7 बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिनिष्ठता, बी है विश्वसनीयता, सी है वैधता और डी है विभेदकारी। तो दोस्तों, निम्न में से उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इसमें आ जाएगा व्यक्तिनिष्ठता। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? ए है 2 प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है 4 प्रकार की और डी है 5 प्रकार की। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं होती है ओनली 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा प्रकार नहीं है। ए है उपचारात्मक, बी निदानात्मक, सी संभागीय और डी है प्रयोगात्मक। तो दोस्तों, बिल्कुल इजी सवाल पूछा है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का वह रूप है जिसमें उन उपकल्पनाओं जिसकी जांच करनी है का कथन समस्यात्मक परिस्थितियों के सुधार के रूप में किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? जी हाँ दोस्तों, आपको पेपर में क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित डेफिनेशन जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित यह डेफिनेशन दी है मील द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मील द्वारा यह डेफिनेशन क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित दी गई है कि जिसमें उपकल्पनाओं जिसकी जांच करनी है वो समस्या परिस्थितियों में सुधार के रूप में किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान के 6 चरण दिए गए हैं, इनको क्रम वाइज जमाना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का परीक्षण और प्रमापीकरण, बी है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, सी है समस्या के संभाव्य कारणों का निदान और विश्लेषण और 4 है समस्याओं का समाधान, 5 है कार्य योजना का निर्माण और उनका प्रयोग और नंबर 6 पर है समस्या का सीमांकन। तो दोस्तों, इसमें सीधी सीधी बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में जमाना है। तो दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है समस्या का चयन। समस्या किस प्रकार की है इस बारे में समस्या का चयन किया जाता है। उसके बाद समस्या का सीमांकन किया जाता है और जब समस्या का सीमांकन हो जाता है
तो समस्या के संभावित कारणों का निदान और विश्लेषण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निदान मतलब होता है उनका निपटारा करना, और जब समस्या के कारणों का निदान हो जाता है तो उसके बाद क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, और क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद कार्य योजना का निर्माण और उसका प्रयोग किया जाता है। जब कार्य योजनाओं का निर्माण और उसका प्रयोग हो जाता है तो दोस्तों सबसे अंत में किया जाता है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का परीक्षण और उनका प्रमापीकरण कि कहाँ तक क्रियात्मक परिकल्पनाएं सक्सेस हुई है और कहाँ तक नहीं हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मापन और मूल्यांकन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। मापन से संबंधित कथन के समक्ष एम और मूल्यांकन से संबंधित कथन के समक्ष ई इंगित करो। यानी कि दोस्तों मापन और यहाँ पर पूछा गया है मूल्यांकन। मापन के समक्ष एम प्रदर्शित करना है और मूल्यांकन के समक्ष ई प्रदर्शन करना है, और यहाँ पे मापन का कथन कौन सा है और मूल्यांकन का कथन कौन सा है यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, एक दे रखा है यह अत्यंत व्यापक होता है और यह अत्यंत व्यापक होता है। तो दोस्तों यह अत्यंत व्यापक होता है, यह कहा गया है मूल्यांकन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन अत्यंत व्यापक होता है, जबकि दोस्तों इसमें कम समय तथा क्षम की आवश्यकता होती है। कम समय और क्षम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कम समय की जो आवश्यकता होती है वो होती है मापन में, और इसका क्षेत्र सीमित होता है। जी हाँ दोस्तों, मापन का ही जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। यानी कि दोस्तों यह अत्यंत व्यापक होता है, इसके समक्ष ई आ जाएगा, और कम समय और श्रम की आवश्यकता होती है। कम समय की आवश्यकता भी मापन में होती है, और क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वह सीमित होता है इसलिए इसमें कम समय की आवश्यकता होती है। तो तीसरे में भी एम आ जाएगा। और नंबर 4 है, इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय होते हैं। तो दोस्तों गुणात्मक और जो परिमाणात्मक जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन के समक्ष होता है, यानी कि इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसमें आंसर की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक कार्यवाही हेतु, बी विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए, सी है सीखने के तरीकों के लिए, और डी है छात्रों में रुचि विकसित न करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ नेगेटिव पॉइंट पूछा है और नेगेटिव पॉइंट है छात्रों में रुचि विकसित न करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जहां पर नेगेटिव पॉइंट्स पूछा जाता है। तो इसकी याद रखने की एक ही ट्रिक है, और दोस्तों अगर आप इसको याद भी न करें तो 100 में से 95 क्वेश्चंस इस बेस पर ही आपके राइट हो जाएंगे कि आपको नेगेटिव पर्सन में ओनली यहाँ पर देखना है मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स पूछे हैं और यहाँ भी है विकसित न करने के लिए, नहीं से न करने के लिए। इसको आप इस बेस पर याद कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ए है जॉन एडम्स, बी है डॉक्टर ब्लूम, और सी है जॉन डीवी, और डी है टी रेमांड। तो दोस्तों मूल्यांकन में जो ट्रायंगल त्रिकोणात्मक रूप दिया गया था वह डॉक्टर ब्लूम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। अप्रमापीकृत परीक्षण कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3, 4, 2 या फिर 6। तो दोस्तों जो अप्रमापीकृत परीक्षण है वह 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास कब से माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1920, बी है 1928, सी है 1924 और डी है 1926। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास हुआ था वो हुआ था 1926 में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया। ए बकिंघम, बी स्टीफन एम कोरी, सी मैक थ्रेट और डी है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था कोरी के द्वारा, स्टीफन एम कोरी जिसका पूरा नाम है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 28 क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पूछे तो यहाँ पर आपको करना है आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में पूछे तब आपको करना है स्टीफन एम कोरे। तो दोस्तों, इसको आप विशेषकर ध्यान रखना। और क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो ये किया था आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा, और उसके बाद जब क्रिया के क्षेत्र में प्रयोग किया गया स्टीफन एम कोरे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं अभी बात कर रहा था। तो अभी मैंने बता ही दिया इसका आंसर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टीफन एम कोरे। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन को। अगर पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था तब आपको करना है आर्मस्ट्रॉन्ग, और शिक्षा के क्षेत्र में पूछे तो आपको करना है स्टीफन एम कोरे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और रामबाण मॉडल पेपर नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन। किस पुस्तक के अंतर्गत सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उस पुस्तक का नाम बताना है जिसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। तो दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में होता है, छात्रों और अध्यापक के बीच में होता है। इस प्रकार जो इसकी पुस्तक है वो रिसर्च फॉर टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च फॉर टीचर पुस्तक के अंतर्गत सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज आपका जो रामबाण मॉडल पेपर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आपके रीट प्री के एग्जाम तक ऐसे आपको 100 मॉडल पेपर हल करने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी रीट प्री के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन रामबाण मॉडल पेपर का अवलोकन जरूर करें। दोस्तों, वाकई में ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षाओं में रामबाण औषधि का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर आगे नंबर है मॉडल पेपर रामबाण मॉडल पेपर नंबर 5 का। तो दोस्तों, रामबाण मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।